प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोगों ने बेटा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6, है ना। क्लास 6 का हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की दोनों बुक्स पूरी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के मेरे चैनल पर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है समझ में आई होगी बेटा, है ना। तो ज्योग्राफी वाला जो हमने लेटेस्ट ख़त्म किया है उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स थे। फैक्ट्स क्या थे बेटा, मतलब बहुत सारी जानकारी थी जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। जैसे क्या लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैप्स के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। ऐसे ही कौन सी रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ना, वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। सिर्फ 2 रिवर्स हमने पढ़ा था जो ईस्ट टू वेस्ट, वो ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप लोगों को ढूंढना कौन सी है, मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो के अंदर। तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं ज्योग्राफी में जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और वो आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना। इसीलिए आप लोगों को जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठोगे वहाँ हर जगह वो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। सेम वे हिस्ट्री में ही बहुत सारे फैक्ट्स थे बेटा। मगर ये जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपकी जो सिविक्स की बुक है, सोशल साइंस के अंडर ही जो आती है ना, तो उसके बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो उसी का सिविक्स का पहला चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके है ना, पार्ट 1 आपकी जो सिविक्स की बुक है, उसी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी का पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है बेटा, ये बुक आपके लिए इसलिए दी गई है कि आप समझ सको गवर्नमेंट क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं ना। आप में और एक बच्चा जो बेटे सड़क पे खड़े होके कोई सामान बेच रहा है, आपकी उम्र का ही है, वो कमाई कर रहा है, आप यहाँ माँ बाप की कमाई से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। बेसिकली ये समझने की चीज़ें हैं, समाज में क्या क्या होता है, हमारे देश में क्या क्या डिफरेंसेस है बेटा, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, गवर्नमेंट होती क्या है। तो ये पूरी की पूरी बुक समझने के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। और आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा सा समझ के चलनी पड़ेंगी, सिर्फ रट्टे मत मारना कि मैडम ने आंसर क्वेश्चन आंसर करवाए, मैं इसको आंसर को रट लूँगा और जाके एग्ज़ाम में लिख दूंगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे ना। इस चीज़ के पीछे कभी मत भागना, मार्क्स के पीछे, क्योंकि वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए समाज में, हाँ मेरे बेटे के इतने मार्क्स आए हैं, ये हुआ है वो, मगर समझ में कितना है। मेन मोटिव जो होता है एजुकेशन का वो होता है कि आपकी समझ में कितना है ना। पढ़ाई का उद्देश्य यही है, कोई चैप्टर समझाया जाता है कि आपकी समझ में आना चाहिए, वो रट्टा नहीं मारना। आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आपने रट लिया उसको, एग्जाम में जाके आपने लिख दिया, मार्क्स आ गए आपके, पास कर गए, वो सब नहीं। तो समझ के चलना है ना। तो डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, मतलब अलग अलग चीज़ें आप कह सकते हो। डाइवर्स, डाइवर्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो हम डाइवर्सिटी को समझेंगे आज, डिफरेंसेस को समझेंगे, क्या डिफरेंसेस होते हैं बेटा, है ना। लुक अराउंड योर क्लास, वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में एक बार घूम के देखो, क्या कोई बच्चा आपकी शक्ल का है? बिल्कुल नहीं है, सभी के फेसेस हमारे अलग अलग होते हैं ना। बस जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके फेसेस एक जैसे लगते हैं, हाइट वेट बॉडी कलर वगैरह उनका सेम होता है। ट्विंस समझते हो आप, जो जुड़वा बच्चे होते हैं। बाकी आपको अपनी क्लास में या आपके स्कूल में या आपके शहर में कोई भी आप जैसी शक्ल का बच्चा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो हम पैदा ही डिफरेंट होते हैं, हम बाय बर्थ ही डिफरेंट होते हैं। हमारी सोच अलग होती है बेटा, हमारा स्टेमिना, बॉडी स्ट्रक्चर और हमारा फेस वगैरह सब कुछ दूसरों से अलग होता है, और इसीलिए हमारे विचार भी अलग होने चाहिए। जब मैडम ये बोलती है कि मुझे पूरी क्लास का एक ही आंसर चाहिए, तो वो गलत है ना। सब बच्चे अलग अलग टाइप से सोचते हैं, सबके अलग अलग आंसर होने चाहिए। इसी को डाइवर्सिटी, इसी को डिफरेंसेस बोला जाता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ना। सब एक जैसे हो गए तो रोबोट हो गए। रोबोट क्या होते हैं, यहाँ खूब सारे रोबोट आपकी क्लास में ला के बिठा दिए जाए, सेम एक ही टाइप के होंगे वो, तो उसमें क्या खूबसूरती रहेगी, है ना। सब बच्चे अलग अलग है, सबकी आवाज़ अलग अलग है बेटा, फेस अलग अलग है, आइज़ अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मज़ा तो उसमें है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों का आंसर एक ही होगा। आंसर से मतलब समझे, कोई पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें एक ही आंसर होगा, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना। मगर वो बोला जाए कि क्या भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब सबका अलग अलग होगा। कुछ बोलेंगे होना चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं होना चाहिए।
तो यही डाइवर्सिटी होती है बेटा, हमारी सोच भी सबसे अलग अलग होती है। तो बोलता है कि ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए बेटा। कोई आप कह सकते हो कि व्यापारी फैमिली से आया, कि किसी के पिताजी किसान रहे होंगे, उसने खेती देखी होगी, कोई गांव से आया, कोई शहर से आया, कोई छोटे कस्बे से आया बेटा, कोई दूसरे राज्य से आया है। तो इस टाइप से अलग अलग बच्चे आपको आपकी क्लास में ही या आपके सराउंडिंग में देखने को मिल जाएंगे। सभी का रिलीजन भी अलग हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपकी क्लास में हिंदू ही हो या मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो। तो हर टाइप के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी को डाइवर्सिटी बोला जाता है। What does diversity add to our lives? How did Indian become like this? Are all kind of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find out the answer, है ना। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी आई कैसे। अच्छा, मैं ये और बता देता हूँ बेटा, सब कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी नहीं है। आप जर्मनी में जाओगे, वहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन। सभी के सभी बंदे वहाँ पे वाइट है। अभी क्या हो गया, जो इमिग्रेंट आ गए दूसरे दूसरे कंट्री से वहाँ पे, या हमारे जैसे इंडियंस वहाँ शिफ्ट कर गए हैं, उनकी वजह से वहाँ थोड़ा सा आपको एशियन कल्चर, एशियन आदमी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ जर्मनी मतलब सब लोग जर्मन बोलते हैं वहाँ पर। आप ब्रिटेन में जाओगे, एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रांस में जाओगे, एवरीबडी स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, देयर कल्चर इज सेम, और मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड 99% आर क्रिश्चियंस इन दोज कंट्रीज। मगर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है बेटा, यहाँ पहले से ही अलग अलग कल्चर है ना। हिंदी तो अभी 600 सालों से आई है, आप कह सकते हो 600 ईयर से हिंदी आई है। उससे पहले जो है तमिल बोली जाती थी साउथ के अंदर, कन्नड़ उससे पहले की भाषा है, उड़िया उससे पहले की है, बंगला उससे पहले की है, और इन सबसे पहले जो है वो संस्कृत है, जिससे सारी भाषाएं निकली हैं। तो आप समझ सकते हो पहले से ही डाइवर्सिटी थी बेटा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पहले से ही अलग अलग रहा है, स्टार्टिंग से ही। कल्चर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मगर फिर भी हम एक नेशन है, और यही एक खूबसूरती है। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन, ये वो कह रहा है कि 3 बच्चों ने भैया ये पिक्चरें बनाई हैं। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। एक किसी बच्चे ने ये बनाई है, किसी ने ये बनाई, किसी ने ये बनाई है। वो कहता है कि भैया आप भी अपनी एक पिक्चर बनाओ इसके अंदर, है ना। किसके अंदर बनाना आपको, इसके अंदर एक पिक्चर बनाओ। तो देखो आप कैसी बनाते हो, क्या इन बच्चों से अलग नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे भैया, ना। इनकी कॉपी क्यों करना, आप अपनी बनाना। तो सभी बच्चों की अलग अलग ड्राइंग होगी बेटा, सभी की अलग अलग ड्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। कोई कैसी ड्रेस पहन रखा है, किसी ने कैसी ड्रेस पहन रखी है, किसी के बड़े बाल है, किसी के छोटे बाल है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ हैज एज यूनिक ड्राइंग स्टाइल, है ना। सबकी अलग अलग ड्राइंग होती है। वी नॉट ओनली डोंट लाइक एग्जैक्टली, वी डू नॉट only don't look exactly like each other, but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way we draw। तो कहता है भाई हम सिर्फ अलग दिखते ही नहीं है ना, हमारी भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है। कल्चरल क्या होता है बेटा, जैसे गुजराती कल्चर है, पंजाबी कल्चर है ना, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। अगर आप साउथ में जाओगे बेटा, तो वहाँ पे क्या मनाया जाता है, उनका सबसे बड़ा दिवाली, उनका सबसे बड़ा त्यौहार नहीं है। उनका कौन सा त्यौहार होता है, अरे मैं ही भूल गया। वो मतलब 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। कोई नहीं, आप खुद सर्च करना कि उनका कौन सा त्यौहार है, मैं भूल गया हूँ, है ना। बंगाल में आपको दुर्गा पूजा जो है सबसे बड़ा त्यौहार देखने को मिलेगी बेटा। तो इस टाइप से सबका कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल मतलब खाने का, पहनने का, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें जो है ना सबकी अलग अलग मिलेंगी आपको। कोई हिंदू होगा तो अलग होगा बेटा, मुस्लिम होंगे तो अलग अलग होंगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, है ना। व्हेन आई गो आई लाइक वेयरिंग, आप कौन सी ड्रेस पहनते हो, घर में कौन सी भाषा बोलते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है बेटा, 1 2 3 4 क्वेश्चन का आंसर लिखो, और देखो क्लास में बाकी बच्चे भी लिखते हैं, क्या उनका और आपका सेम है? बिल्कुल सेम नहीं होगा। किसी को फुटबॉल पसंद होगा, किसी को क्रिकेट पसंद होगा बेटा, है ना। वो कहता है अपने टीचर से पूछोगे एक बार सबका चेक करें, है ना। तो कहता है कि सबका आंसर सेम है, नहीं है बिल्कुल, प्रोबेबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू में हैव सिमिलर आंसर्स, है ना। मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं। एक आध जैसे आप बोलोगे कि स्पोर्ट्स, कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो बेटा
जिनको फुटबॉल ही पसंद होगा, कई ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट ही पसंद होगा। और जहाँ एक जगह पे आप करोगे तो हिंदी बोलने वाले हिंदी, गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोलने वाले इस टाइप से मिल जाएंगे, है ना। प्रोबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये आप चेक करके देख लेना। By now you must have recognized that the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them, है ना। आपको पता चल गया होगा अब तक कि आप दूसरे बच्चों से कैसे अलग हो भाई। मेकिंग फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे एक ये छोटी सी स्टोरी आप कह सकते हो शेयर कर रखी है। स्टोरी तो क्या है, ये कहीं मिले ही होंगे। तो कहता है कि भाई, अच्छा, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या ये आपके लिए आसान है बेटा, है ना। जो आपसे एकदम ही अलग है, क्या आप उसके साथ मित्रता कर लेते हो, दोस्ती कर लेते हो। एकदम ही अलग का मतलब आप समझ गए क्या। जैसे एक कचरे की गाड़ी वाला आता है बेटा, वो सुबह छोटी है उसकी, वो छोटी गाड़ी टाइप की, वो साथ में अपने बच्चों को बैठाए रखता है। क्या आप उन बच्चों के, अगर आपकी उम्र के हैं तो क्या आप उनके साथ दोस्ती कर लोगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। I had meant it as a joke made for a small rag boy who sold newspapers at the जनपथ क्रॉसिंग at the busy intersection, है ना। जनपथ क्रॉसिंग क्या है बेटा, दिल्ली के अंदर जनपथ है, एक राजपथ हुआ करता था। अभी जो है जनपथ भी एक जगह, आप कह लो कि एक सड़क का नाम है जनपथ, है ना। जहाँ से वो इंटरसेक्शन आप कह सकते हो, चौराहा है जहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है ना। तो वहाँ से साइकिल चला के एक बंदा जाता था जिसका नाम समीर था। तो जब साइकिल से वहाँ पे रुका, रेड लाइट हो रखी थी, एक बच्चा चिल्लाता वो उसके पास आया, इंग्लिश पेपर ले लो। उसी की एज टाइप का था आप कह सकते हो। तो उसने बोला भाई मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। तो बोला अरे आपको हिंदी भी आती है, देखने में तो आप अंग्रेज लगते हो, जैसे अंग्रेजी पढ़ते होगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते होगे, है ना। बोला नहीं नहीं, हिंदी मेरे सब स्कूल के अंदर सब्जेक्ट था और मैं हिंदी अच्छे से जानता हूँ। तो बोलता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज, है ना, ही सेड। यहाँ पे देखो, वो मैं जो आपको बता रहा हूँ बेटा, वो वही है जो चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं पूरा पढ़ पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली थीम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि बोलता है भाई तुम तो अंग्रेज़ दिखाई दे रहे हो। बोलता है ना ना, मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे हिंदी भी पढ़ना आता है। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली मतलब होता है बेटा थोड़ा सा, मतलब जैसे पेशेंटली तो मतलब शांतिपूर्वक, अभी वो थोड़ी अपनी शांति खो रहा है कि भाई मुझे क्यों नहीं आती। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन माई स्कूल। तो बोलता है कि हिंदी मेरे स्कूल में भी एक सब्जेक्ट था। आगे चलते हैं, देखो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो बच्चा है बेचारा, ये न्यूज़पेपर बेच रहा है, और ये जो लड़का है अपना साइकिल से जा रहा है और इससे न्यूज़पेपर खरीद रहा है। अभी दोनों का नाम समीर है बेटा, है ना। सब्जेक्ट्स, वो बोलता है कि मैं स्कूल के अंदर अपना, मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी भी था। अभी ये देखो, ये कभी स्कूल ही नहीं गया था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। वो बोलता सब्जेक्ट क्या होता है भाई। अब उसको कैसे समझाएगी वो सब्जेक्ट, वो समझाता उससे पहले ही यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाती है और ये बंदा आगे निकल जाता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन इन टू स्कूल। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉन्किंग बिगेन। हॉन्किंग मतलब पीछे गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ भाई आगे बढ़, क्यों भीड़ लगा रखे रोड के ऊपर। बिहाइंड मी ग्रू ए 100 फोल्ड एंड आई, मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्किंग मतलब हॉर्न बजने लग गए मेरे पीछे। एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और मैं जो है ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ गया, इससे पहले कि रेड लाइट दोबारा से ना हो जाए। बात समझ में आ गई। अगले दिन वो फिर उसी जगह पे आता है बेटा, यहाँ पे वो दोबारा से हिंदी का न्यूज़पेपर लिए खड़ा हुआ था, है ना। भैया आपका अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। वो सब्जेक्ट उससे फिर पूछ रहा है भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आप समझ गए ना बेटा, जैसे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। मगर जो स्कूल में नहीं गया, अनपढ़ है, उस वो समझ पाएगा क्या क्या होता है, नहीं समझ पाएगा, है ना। वो कहता है इट इज़, तो उसका आंसर वो क्या देता है, वो इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट केम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो उसने बोला कि क्या तुम स्कूल गए हो। उसने बोला नहीं।
एंड एडिड प्रोफाउंडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। उसने हाथों से अपना इशारा करके बताया कि भाई मैं जब इतना ज़्यादा तभी से मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश शुरू करो बेटा। एक बच्चा आपकी उम्र का रोड पे खड़ा होकर के अपने खाने के लिए पैसे कमा रहा है, आप माता पिता के पैसों से स्कूल में आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। क्या आप दोनों का जीवन एक जैसा है? आपके पास एक अच्छा घर है, एयर कंडीशनर है, कूलर है, पंखे लगे हुए हैं। एक बच्चा वहाँ दिन में अखबार बेचता है, कुछ पैसे आते हैं, उससे खाना खरीदता है, खाना खाता है, और वहीं रोड के ऊपर फुटपाथ पे, रेलवे ब्रिज पे या कहीं जो है पुल के नीचे सो जाता है। उसके पास कोई घर नहीं है, माँ बाप कोई टेक केयर करने वाला नहीं है ना, वो ऐसे ही जी रहा है। तो क्या आप दोनों का जीवन सेम है? क्या आप दोनों का सोशल बैकग्राउंड सेम है? क्या आपको उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जितनी उस बच्चे को मिल रही है? क्या आप जैसे खेलने के लिए जाते हो वो बच्चा खेलने के लिए जा पाएगा? क्या वो फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, टीवी, कार्टून देख सकता है आपकी तरह? नहीं देख सकता है ना। तो कहता जब मैं छोटा सा था तब से ही अपना खाने कमाने लग गया हूँ, है ना, दूसरों की मुझे नीड नहीं है। वेयर इज़ योर मदर नाउ? वो बोलता है कि आपकी मदर कहाँ पे है? वो कहता है कि पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आया करती थी, मगर अभी मैं अकेले ही काम देख लेता हूँ। तो उसने पूछा कि भाई अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोलता है कि वो जो है, अच्छा यहाँ पे फिर से रेड लाइट हो जाती, ग्रीन लाइट हो जाती है और ये बंदा आगे निकल जाता है। मगर वो उसको बता देता है कि मेरी माँ जो है मेरठ में, दिल्ली के पास ही उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम मेरठ है। बोलता है कि वहाँ पे मेरी मदर रहती है, उसका गांव होगा वहाँ पे, है ना। तो द रेस्ट वाज ड्राउंड आउट, है ना। तो अगले दिन वो फिर से, ड्राउंड आउट का मतलब है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, है ना, ट्रैफिक वगैरह में। तो अगले दिन वो फिर मिलते हैं बेटा, उससे पूछता है नाम क्या है? बोलता है भाई मेरा नाम समीर है। तो उससे पूछता है, दूसरे साइकिल वाला पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो अखबार बेचने वाला बच्चा बताता है मेरा नाम भी समीर ही है। तो बोलता है ठीक है, अब से हम समीर एक और समीर दो हो जाते हैं। समीर एक कौन है बेटा? साइकिल वाला। और समीर दो कौन है? जो गरीब बच्चा है, अखबार बेच रहा है। वो कहता है कि ये जो समीर है ना, ये हनुमान के पिताजी का नाम था, जिसका मतलब वायु भी होता है ना। आपने पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, तो समीर का हवा, वायु, ये नाम होते हैं, समीर के ही पर्यायवाची होते हैं। और हनुमान जी के पिताजी का नाम भी समीर ही बोला जाता था, है ना, या उनको पवन पुत्र हनुमान हम जैसे बोलते हैं। मगर ये जो दूसरा बच्चा था बेटा, ये मुस्लिम समीर था, है ना, मुस्लिमों में भी समीर नाम हो सकता है। तो ये दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर से ये जो है साइकिल से आगे बढ़ जाता है। अब अगले दिन जब मिलता है तो बेटा दुखी होता है। तो उससे पूछता है कि भाई तुम दुखी क्यों हो? बोलता है कि वहाँ पे राइट्स, राइट्स का मतलब आप समझते हो क्या बेटा? मतलब वहाँ पे जो है जैसे दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो गई है ना। तो आपस में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए हैं। रॉयट्स का मतलब होता है दंगे हो गया। दंगे का मतलब मारकाट, जैसे एक दो कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है और बड़े लेवल का झगड़ा हो गया है। तो बोलता है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा परिवार वहाँ पे रहता है और मेरठ के अंदर जो है झगड़े शुरू हो गए आपस में। तो उसकी फैमिली वहाँ पे रहती थी, उसको तो दुखी होना ही था बेटा। तो वो फिर से चला जाता है, फिर उसके बाद वो कई दिनों तक आता है, मगर वो बंदा उसको मिलता नहीं है, न्यूज़पेपर बेचने वाला। हो सकता है कि वो अपने गांव में चला गया हो गया ना। ये पोली सेन गुप्ता जो थे, इन्होंने लिखा है। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। ये आप खुद पता लगा बेटा, समीर एक और दो में कितना डिफरेंस है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड? तो क्या इन डिफरेंसेस की वजह से वो दोस्त नहीं बन पाए? वो तो बन गए थे दोस्त, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर बातें तो उनमें होने लग गई थी, है ना। वेल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश। समीर दो बिल्कुल हिंदी बोलता है बेटा, इंग्लिश उसको नहीं आती है। आल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, है ना। दोनों की अलग अलग लैंग्वेजेस थी। वो सेन गुप्ता तो बंगाल के होते हैं बेटा, तो वो दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग थी, मगर दोनों जो है फिर भी कम्युनिकेट कर पा रहे थे किसी तरीके से, क्योंकि उस बंदे ने भी हिंदी पढ़ रखी थी, है ना। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज they made the effort to do so because they made the effort to do so because this was important for them, है ना। उसको अपना सामान बेचना था बेटा, न्यूज़पेपर बेचने थे, तो उसको उतनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
समीर एक एंड समीर दो आल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, बिल्कुल डिफरेंट बेटा, वो बंगाल से था, बंगाली बोलता था, ऐसा बता नहीं रखा पर मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बंदा मेरठ से था, हिंदी बोलता था, एक हिंदू था एक मुसलमान था बेटा। वेल समीर एक इज़ हिंदू, समीर दो इज़ मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। बेटा यही जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड थे उनके, कैसे परिवेश से आए थे, कैसा उनका धर्म था, यही डाइवर्सिटी है, इन्हीं चीज़ों को डाइवर्सिटी बोला जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। समीर एक क्या होली दिवाली है ना, सभी त्यौहार मनाता है बेटा, वो दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया। और समीर दो क्या मनाता है, बकरीद ईद हो गया बेटा, है ना। तो ये फेस्टिवल्स वो मनाता है, रोज़े रखते हैं, रमज़ान का उनका महीना होता है ना। कैन यू थिंक ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस। तो आज तक आपने बनाया बेटा कोई डाइवर्स बैकग्राउंड का फ्रेंड, है ना, कोई आपसे बिल्कुल ही अलग हो, आपके धर्म से अलग हो, आपका कोई सिख फ्रेंड हो, मुस्लिम फ्रेंड हो, या आप मुस्लिम हो तो आपका हिंदू फ्रेंड हो, या कोई गरीब तबके से आप अमीर तबके से हो, या आप गरीब से हो आपने किसी अमीर को अपना दोस्त बनाया हो, या कोई स्पोर्ट्समैन को आप पढ़ाई लिखाई वाले हो। कहने का मतलब है कोई जो आपसे अलग हो, क्या आपने अभी तक कोई दोस्त बनाया है, अपने आप से पूछना। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. For example, while Sameer Ek goes to school, while Sameer Do sells newspaper, बेटा है ना, कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और एक जो है अपना पेट भरने के लिए जो है मेहनत कर रहा है ना। तो आपको पेट भरने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पिताजी और माताजी करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है। वाई डू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, आपको क्यों लगता है? क्योंकि गरीब था भाई, वो खाना ही नहीं खा पाएगा तो कैसे स्कूल में जाएगा। पढ़ाई तो तब करोगे ना जब आपका पेट भरा होगा, है ना। भूखे कभी भूखे, आपको 4 दिन से खाना नहीं मिला है, मैं यहाँ बैठ के आपको लेक्चर देता रहूँ, ये देखो ये पढ़ाई करो ये पढ़ाई करो, तो आपका सारा ध्यान तो पेट भरने पर लगा रहेगा ना। 10 दिन हो गए तो आप मर ही जाओगे बिना खाना खाए। तो पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा, खाना खाना है ना। उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई इन सब स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। एनर्जी आप में है नहीं, आप फुटबॉल क्या खेल लोगे। तो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट तो हमारी खाना है ना। आजकल हमें वो महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें इजीली वो प्रोवाइड कर देता है, हमारे पेरेंट्स वगैरह मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से खाना हमारे किचन में भरपूर रहता है। मगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, समीर दो के साथ ऐसी सिचुएशन है, अगर वो 2 दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। अगर वो बीमार हो गया तो उसको कोई ठीक कराने वाला नहीं है, वो न्यूज़पेपर नहीं बेच पाया तो वो खाना ही नहीं खा पाएगा। अभी आपको ये क्या लगता है बेटा, क्या उसके लिए इजी होता स्कूल अटेंड कर पाना? इन योर ओपिनियन इट इज़ ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डू नॉट। अभी देखो बेटा, ये चैप्टर पुराना आपका, सिचुएशन अभी चेंज होगी। अभी क्या चेंज होगी, गवर्नमेंट ने जो है एक रूल बनाया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है ना। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का मतलब है जो भी 6 से 14 साल के बच्चे होंगे हिंदुस्तान के अंदर, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, अगर वो पैसे दे करके शिक्षा लेने के लायक नहीं है। तो समीर दो आराम से अभी आज की डेट में स्कूल के अंदर जा सकता है, अगर वो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है तो। अब वो क्यों जाएगा भैया, आप बोलोगे उसको तो खाना नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए मिड डे मील स्कीम लगा दी कि आप स्कूल में जाओ आपको खाना भी मिलेगा। तो बोलेगा मैं बुक्स कहाँ से लाऊंगा, तो बुक्स के ही पैसे उनको देते हैं, ड्रेस के भी पैसे उनको देते हैं स्कूल ड्रेस के लिए, और खाना भी उनको देते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आप उनको बोला कि भाई तुम स्कूल में आओ, किसी भी तरीके से पढ़ाई करो, खाना पीना बुक्स बैग वैग आपके ड्रेस व्रेस का बंदोबस्त सरकार करके देगी। ये 2010 से हुआ है, जब आप पैदा हुए होगे उसके आसपास 2-3 साल पहले। बात समझ में आ गई? तो अभी ये सिचुएशन नहीं है समीर दो वाली। अभी सब बच्चे लगभग, जो कितने भी गरीब का बच्चा हो तो स्कूल में एनरोल करा सकता है आराम से, और कराते भी हैं वो, है ना। Samir though did not have the opportunity to attend the school, perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have earlier.
Here we are talking not of differences but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to the अदर पर्सन। अभी वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा कि इन दोनों के अंदर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब आप समझ में आया क्या आपके, कि भाई एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्या पता वो भी अच्छा फुटबॉल का प्लेयर बन सकता, अच्छा बॉक्सर बन सकता, अच्छा निशानेबाज बन सकता है, या पढ़ाई में वो भी टॉप कर सकता है, मगर वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा है ना। वो उसकी कोई केयर करने वाला नहीं है बेटा, उसकी कोई फीस भरने वाला नहीं है, तो वो कैसे अच्छा कर पाएगा एक बच्चे से जिसके लिए सारी चीज़ें। अब भी मान लो कि आपको ठीक है, ये बोल दिया गवर्नमेंट ने कि आपके लिए स्कूल फ्री है, फीस फ्री है, सब कुछ मिल रहा है, मगर उसको एक ही टाइम का मिड डे मील मिल रहा है, मतलब लंच तो उसको मिल गया है, ब्रेकफास्ट और डिनर भी तो करना है, तो उसके लिए फिर उसको शाम को अखबार बेचने पड़ेंगे बेटा। जिस टाइम पे आप आराम से टीवी देख रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, वो बच्चा वहीं रोड के ऊपर खड़ा होकर अखबार बेच रहा होगा। तो क्या आपको और उसको एक जैसी सुविधाएं मिल रही है? आपके घर में लाइट होगी, इन्वर्टर होगा, वो कहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे कहीं रोड के ऊपर ही बैठा होगा। क्या आप जैसे होशियार पढ़ाई कर सकता है? क्या उसको शांत इन्वायरमेंट आप जैसा मिल रहा है स्टडी करने के लिए? तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है? उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, वो बस गरीब परिवार में पैदा हुआ, आप जो है अच्छे खाते पीते परिवार में पैदा हुए हो। तो इसी चीज़ को इनइक्वालिटी बोला जाता है। और बेटा, और गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है कि इस इनइक्वालिटी को धीरे धीरे करके किसी तरीके से कम किया जाए। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस द सोसाइटी वॉज डिफरेंट इन टू different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये इंडियन सोसाइटी की एक खास टिपिकल चीज़ है ना, और वो भी हिंदुओं में आप कह सकते हो। जैसे हम ये स्टार्ट होता आर्यंस के साथ, है ना। हमने जो आपकी हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी उसमें आर्यंस के बारे में पढ़ा था। हम आज से 2500 साल पहले चले जाते हैं, 2500 ईयर्स बैक चले जाते हैं। वहाँ पे सोसाइटी अभी बननी स्टार्ट हुई थी, बननी तो क्या बन चुकी थी। तो वहाँ पे कोई आदमी किसान था बेटा, कोई हल चलाता था, कोई मतलब कह सकते हो किसान था, कोई जो मटके बनाता था, कोई सुनार का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई लकड़ी का काम करता था। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते थे, मगर बाद में धीरे धीरे सोसाइटी इतनी रिजिड होती चली गई। रिजिड का मतलब इतनी सख्त होती चली गई कि भाई कुम्हार का लड़का जो है कुम्हार का ही काम करेगा, उसका फिर लड़का होगा, फिर वो भी कुम्हार का ही काम करेगा। कोई जो है किसान नहीं कर रहा है तो किसान नहीं करता रहेगा, कोई जो है चमड़े का काम कर रहा है तो बेटा चमड़े का ही उसका परिवार काम करता रहेगा, कोई जुलाहा है जो कपड़े बनाता है तो वो कपड़े का ही काम करता रहेगा। तो ऐसा सोचा जाने लग गया भाई इसको मटके ही बनाने तो इसको बाकी पढ़ाई क्यों करनी है, वेदों का ज्ञान इसे क्यों होना चाहिए, मैथ इसको क्यों सीखना है, जब काम ही ये करना है ना। तो वो चेंज नहीं कर पाते थे अपने प्रोफेशन को, है ना। आज तो आपके पिताजी डॉक्टर, आप वकील बन सकते हो, आप फौज में जा सकते हो। आपके पिताजी किसान, आप मान लो डॉक्टर बन गए हो, है ना, या आपने पेंटर बन गए हो, स्पोर्ट्समैन बन गए हो। आज तो अपना प्रोफेशन आप चेंज कर सकते हो, मगर पहले ऐसा, आज से मान लो कि 200-300 साल पहले तक ऐसा सिस्टम नहीं था। जो परिवार एक काम करता हुआ आ रहा था वो सारी उम्र वो वही करते रहते थे। आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन्स, लड़के पोते वगैरह सब लोग वही काम कर पाते थे। तो इससे उनको मौका ही नहीं मिल पाया दूसरी चीज़ें सीखने का, है ना। ये पढ़ाई लिखाई का काम कौन करते थे बेटा? ब्राह्मण करते थे या क्षत्रिय करते थे, है ना। तो ब्राह्मणों का तो काम ही पढ़ाई लिखाई का था, वो अपना यज्ञ वगैरह करवा दिया इधर उधर से, जो उनको दक्षिणा मिल गई उससे खा लेते। तो पढ़ाई लिखाई का काम जो था, पढ़ाई लिखाई में होशियार कौन हो गए? एक पर्टिकुलर वर्ग हो गया, और बाकी वर्ग जो है वो पीछे छूटते चले गए क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। What does diversity add to our lives, है ना। Such like Sameer एक and Sameer दो become friends. You might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages, है ना। ये आप अगर आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे होंगे तो उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती, कभी गुजरात में रहेंगे, कभी महाराष्ट्र में, कभी बंगाल में, है ना, कभी ईस्टर्न साइड में चले जाएंगे। तो उन बच्चों को ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
वो दूसरे कल्चर्स को भी देख पाते हैं बेटा, है ना। तमिल में डोसा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, आप साउथ इंडिया में जाओगे बड़ा पाव महाराष्ट्र के अंदर खाया जाता है, गुजरात में फाफड़ा वगैरह ये सब खाए जाते हैं। तो वो सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा अगर आप रहे होगे या आपने ट्रैवल किया होगा तो, है ना। या आपके दोस्त वैसे होंगे, कोई मुस्लिम होगा, वो सेवइयाँ बनाते हैं बेटा जब उनकी ईद होती है ना, ईद आती है। अगर आपने खाए हैं तो आप लिख सकते हो मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 और 2 वर्ड्स, है ना। अगर आप पंजाबी के बोल सकते हो, है ना, या राजस्थानी भाषा के बोल सकते हो 2-4 वर्ड, गुजराती के जानते हो, तो ये सब आप करके देख लेना। आप कितने आपके दोस्त हैं जो दूसरी जगहों के हैं, उनके यहाँ क्या क्या खाना खाया, क्या क्या उनके यहाँ बनाया जाता है, और आपने कौन सी लैंग्वेजेस आप अपनी मातृभाषा के अलावा जानते हो। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से आधे घंटे का चैप्टर हो गया, बाकी काम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, है ना। और कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर सकते हो। चलो ओके, थैंक यू बेटा।